हेलो नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं एक बार पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हूं और आज एक बार पुनः हम लोग बात करेंगे बीपीएससी प्रधान शिक्षक तथा प्रधानाध्यापक परीक्षा के संदर्भ में। अब इस परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान हो चुका है, जहां प्रधान शिक्षक की परीक्षा 29 जून को संभावित है, वही प्रधानाध्यापक की परीक्षा 28 जून 2024 को संभावित है। यहाँ संभावित शब्द का प्रयोग किया गया है क्योंकि हो सकता है कि इस परीक्षा की तिथि में और भी बदलाव हो सके। डेट जो अनाउंस्ड है इसी को हम लोग मान करके आगे बढ़ेंगे और अपनी तैयारी को जारी रखेंगे। तो इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज एक नए टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे, जिसका नाम है सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी। यह टॉपिक जो है वो दोनों ही परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। इसके साथ ही जो आपके टीआरई की परीक्षा जो कि जुलाई में होने वाली है, 19 से लेकर के 22 जुलाई के बीच में घोषित है परीक्षा तिथि, उसके लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार पुनः आप सभी मित्रों से अनुरोध करूंगा कि जो भी मित्र चैनल पर नए हो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तथा अपना कमेंट्स करना नहीं भूलेंगे। प्राग ऐतिहासिक काल से लेकर के मानव हवाई जहाज, कार से लेकर के टेलीफोन, टीवी से लेकर कंप्यूटर से लेकर मोबाइल से लेकर जो पक्के मकानों में और भोजन से लेकर के बहुत सारी जो विकास की यात्राएं तय की हैं, इस सारे की केंद्र बिंदु में सृजनशीलता है। वास्तव में आदिकाल से मानव जीवन के आज तक के विकास की कहानी सृजनशीलता की ही कहानी है। केवल सृजनशीलता के कारण ही आज हम इन सारी वस्तुओं का उपयोग कर पा रहे हैं। तो इसका अर्थ यही हुआ कि सृजनात्मकता एक बहुत ही व्यापक अर्थ में लिए हुए है। अर्थ होता क्या है? तो सृजनात्मकता यह अभिव्यंजना शिक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रयुक्त होती है। प्रायः हम सुनते हैं कि विद्यार्थियों में सृजनात्मकता का विकास करना ही विद्यालय का उद्देश्य होता है। सृजनात्मकता एक विशेष ढंग से चिंतन करने का तरीका होता है, जिसे सृजनात्मकता या रचनात्मक चिंतन कहा जाता है। सृजनात्मकता सामान्य अर्थ में प्रायः मौलिकता, ओरिजिनलिटी से लगाया जाता है, परंतु वैज्ञानिक अर्थ में सृजनात्मकता का अर्थ इतना सीमित भी नहीं है, यह बहुत ही व्यापक अर्थ लिए हुए है। वैसे तो सृजनात्मकता को परिभाषित कई अलग अलग वैज्ञानिकों ने, शिक्षाविदों ने किया है, लेकिन कुछ चुनिंदा शिक्षाविदों के परिभाषाओं को हम लोग यहाँ देखेंगे। आइए देखते हैं। सृजनात्मकता का वैज्ञानिक अर्थ कई मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया है, परंतु ड्रेडवॉल 1956 में जो दी गई परिभाषा बहुत ही लोकप्रिय हुआ तथा वैज्ञानिक रूप से विस्तृत भी है। तो ड्रेडवॉल क्या कहते हैं? कहते हैं कि सृजनात्मकता व्यक्ति की उस क्षमता को कहा जाता है जिसमें वह कुछ नई चीज़ों, रचनाओं या विचारों को पैदा करता है जो नया होता है एवं जो पहले से उसे ज्ञात नहीं होता है। यह एक काल्पनिक क्रिया या चिंतन संश्लेषण हो सकता है। इसमें गत अनुभूतियों से उत्पन्न सूचनाओं का एक नया पैटर्न और सम्मिश्रण या सम्मिलन हो सकता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सृजनात्मकता एक बहुत ही विस्तृत क्षेत्र को लिए हुए है, जिसमें व्यक्ति की मौलिक चिंतन के साथ साथ उसकी नई नई चीज़ों, रचनाओं, विचारों का एक अनूठा संगम होता है। कुछ और वैज्ञानिकों को हम लोग देखते हैं, मनोवैज्ञानिकों को, शिक्षाविदों को देखते हैं जो कि सृजनात्मकता के बारे में क्या बोले हैं। जैसे कि हेमोविस और हेमोविस 1973 में इन्होंने कहा है कि नौ परिवर्तन लाने, आविष्कार करने तथा तत्वों को इस ढंग से रखने की क्षमता जैसे कि वे पहले कभी नहीं रखे गए हों ताकि उनका महत्व और सुंदरता बढ़ जाए, को ही सृजनात्मकता की संज्ञा दी जाती है। दूसरे जो गुड और प्रॉफी का 1980 में परिभाषा दिया गया है सृजनात्मकता के बारे में, वो कहते हैं कि पहला रचना, प्रोडक्ट को यदि सृजनात्मक कहलाना है तो उसे निश्चित रूप से नवीन होना चाहिए, बिल्कुल नया, मौलिक होना चाहिए। दूसरी कसौटी मूल्य मतलब कि वैल्यू का हो
एक सृजनात्मक गुणक को ऐसे मूल्य का निश्चित रूप से पता चले जो सही एवं अच्छा हो। तो इस प्रकार से गुड और ब्रोफी ने सृजनात्मकता को परिभाषित किया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सृजनात्मकता अगर उपयुक्त तीनों ही परिभाषाओं को देखा जाए और इसका एक नया निचोड़ निकाला जाए तो सृजनात्मकता व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह किसी नए विचार या वस्तु का निर्माण करता है या नई वस्तु की खोज करता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति की वह योग्यता भी सम्मिलित है जिसके द्वारा वह पूर्व ज्ञान का गठन करता है। साथ ही वह यह बात भी महत्वपूर्ण है कि सृजित वस्तु मानव के लिए लाभप्रद हो। उदाहरण के लिए पेनिसिलिन की खोज, सापेक्षिकता की अवधारणा का सूत्रीकरण, टेलीविज़न का बनाना इत्यादि ज्ञानार्जन या ज्ञान प्राप्ति करने के लिए और मानव एवं समाज के लिए मुख्य मोड़ साबित हुआ था। तो इस प्रकार इन सारी चीज़ों को हम लोग सृजनात्मकता के श्रेणी में रखेंगे। सृजनात्मकता को हम उत्पाद के रूप में भी ले सकते हैं तथा प्रक्रिया के रूप में भी ले सकते हैं। इन दोनों ही रूपों में सृजनात्मकता के अलग अलग पक्ष होते हैं। तो मित्रों, और अगला जो हमारा इसमें टॉपिक ये है कि सृजनात्मकता प्रक्रिया के चरण, स्टेप्स ऑफ क्रिएटिव प्रोसेस। इसमें मुख्य रूप से जो हमारे शिक्षा शास्त्री और मनोवैज्ञानिक थे उनमें रीली तथा लेविस का नाम काफ़ी मशहूर है और इन्होंने 1983 में इस प्रकार सृजनात्मकता प्रक्रिया के कुछ सोपान को शामिल किया था, जिसमें जो पहला है कि समस्या का प्रत्यक्षण यानी कि परसीविंग ऑफ प्रॉब्लम। सृजनात्मक प्रक्रिया की शुरुआत एक ऐसी अनूठी समस्या या एक असामान्य समस्या की पहचान से आरंभ होती है जिसे सामान्य व्यक्ति प्रत्यक्षण नहीं कर पाता है। यहाँ से सृजनात्मकता की शुरुआत होती है। समस्या को परिवर्तित करना। अब समस्या को जब मॉडिफाई कर लेंगे, हम प्रॉब्लम को मॉडिफाई करेंगे तो दूसरे सोपान में समस्या के प्रत्येक संभव पहलू को अध्ययन करके उस समस्या को परिवर्तन में लाया जाता है। यह परिवर्तन जो होता है कई तरीकों से लाया जाता है, जैसे समस्या का विस्तारण करके, उसके विपरीत करके, उसे ठोस बनाकर समस्या में परिवर्तित लाया जा सकता है। तीसरा जो हमारा इसमें चरण है कि निर्णय को लंबित करना। इस सोपान में व्यक्ति समस्या के प्रति परंपरागत निर्णयों को निर्भीक होकर निलंबित कर देता है और उसकी जगह हास्यास्पद विचार जो आम लोगों को मात्र एक बेहुदा विचार लग सकता है को प्रतिपादित करता है। इसके बाद का जो चरण है वह है उद्वहन प्रभाव। तो इसमें कई ढंग के कोशिश करने के बाद भी किसी समस्या का समाधान नहीं हो पाता है तो उद्वहन की अवस्था उत्पन्न होती है। सृजनात्मकता विचारक इस सोपान को काफ़ी महत्वपूर्ण बताते हैं। इसमें उद्वहन प्रभाव में व्यक्ति चेतन रूप में समस्या के बारे में चिंतन करना छोड़ देता है, परंतु अचेतन रूप में उसके समाधान के बारे में चिंतन जारी रखता है। पांचवा जो चरण है इसमें किसी एक विचार में बंध जाना। इस अवस्था में सृजनात्मक चिंतक जो होता है वह किसी एक विचार में आकर के बंध जाता है जिससे वह पूरा करना चाहता है। किसी विचार में इस प्रकार के बंध जाने के कारण लोग उसे सनकी व्यक्ति के रूप में देखना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन वह अपने उस विचार पर अडिग रहता है और अंत में उस जगह पे पहुंच जाता है जहां पे सृजनात्मकता का प्रतिफल दिखाई पड़ने लगता है। था जो हमारा चरण है उत्तम निष्कर्ष का चयन। तो इस सोपान में सृजनात्मक जो चिंतन होता है वो समस्या के विभिन्न संभावित समाधानों में से उत्तम समाधान को चुन लेता है, लेकिन जब तक वह इस उत्तम समाधान अथवा निष्कर्ष का चयन नहीं कर लेता है वह अस्पष्ट, अनिश्चितता तथा भ्रांति में घिरा रहता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सृजनात्मक प्रक्रिया कई सोपानों में संपन्न होती है। वह समस्या के समाधान के बाद भी
अस्पष्टता तथा अनिश्चितता का वातावरण पसंद करता है, क्योंकि एक बिल्कुल ही अस्पष्ट और संचरित परिस्थिति ऐसे लोग पसंद नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सृजनात्मकता जो होती है वो अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग उनके मानक होते हैं, या ऐसा हम कह सकते हैं कि सृजनात्मकता एवं व्यक्तिगत भिन्नताएं जो होती हैं वो बिल्कुल अलग अलग होती हैं। इसका जो मुख्य घटक होता है वो अपसारी चिंतन या डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है, जो वैकल्पिक रूप से विचारों को उत्पन्न करने से संबंधित चिंतन प्रक्रिया के बारे में बताता है। यद्यपि सृजनात्मकता अपसारी चिंतन की योग्यता के रूप में क्या क्या होता है, तो समस्या को पहचान करने की योग्यता हर व्यक्ति में बिल्कुल अलग अलग होती है। प्रवाह फ्लुएंसी भी अलग अलग भिन्नताएं होती हैं। इसी प्रकार फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलापन भी अलग होता है, मौलिकता भी अलग होती है, विस्तारण भी, और छठा है पुनः परिभाषा पर आधारित होती है। मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि बुद्धि, ज्ञान और अभिप्रेरणा जैसे घटक भी सृजनात्मकता से जुड़े हुए हैं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि का स्तर, ज्ञान का स्तर, अभिप्रेरणा का स्तर अलग अलग होता है। इसलिए सृजनात्मकता भी प्रत्येक व्यक्तियों के लिए भिन्नताएं को लिए हुए होता है। उम्मीद है कि यह चैप्टर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा और इस चैप्टर से आने वाले प्रश्नों को आपको हल करने में काफ़ी सहायता हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।